हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीके। तो आ चुका हूँ मैं फिर से एक नया सेशन लेके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में। और ये जो हैं क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, बहुत कम क्वेश्चंस है जो बहुत बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं हम। ओके, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए जो इंपॉर्टेंट है वो तो अलग से भी करेंगे हम जब पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। अभी देख लीजिए कि पार्ट 1 में क्या आता है। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक आते हैं आर्टिकल, और इसमें आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। वो लिखा हुआ नहीं है, वो पार्ट्स में भी पढ़ लेंगे हम। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ आती हैं पार्ट 1 में। तो आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक है। तो आर्टिकल 1 में क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत ये लिखा हुआ है, मतलब कि इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, नेम इंडिया के नेम के बारे में। आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब कोई नई स्टेट बना रहे हैं, एक स्टेट के दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, इस स्टेट की बाउंड्री ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरे स्टेट की कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे रूल्स वगैरह इसके रिलेटेड आर्टिकल 3 में लिखे हुए हैं। पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप, वो हमने लिखा नहीं है। और पार्ट 2 जो है वो हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बाद में कर लेंगे उसको, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कर लेंगे। आर्टिकल्स उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो पूछे जाते हैं। पार्ट 3 इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, और इसके अंदर क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं, तो पार्ट 3 में आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पहले 7 थे, लेकिन अब हमारे सिर्फ 6 हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले फंडामेंटल राइट था, अब उसको हटा दिया गया है और आर्टिकल 300A में उसको प्लेस कर दिया गया है। तो सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो राइट टू इक्वलिटी में क्या है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब कानून के सामने सब बराबर है और कानून की भी रक्षा होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 15, 16, 17, 18 इनकी एक ट्रिक है। मेरा काम है आप लोगों को याद करवाना, तो ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। DOUT डाउट। ट्रिक क्या है 15, 16, 17, 18 की, DOUT डाउट। D से डिस्क्रिमिनेशन, O से अपॉर्चुनिटी, U से अनटचेबिलिटी, T से टाइटल सिस्टम। और 15 में आ गया कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसके बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, या कोई कलर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए भेदभाव। आर्टिकल 16 में है कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। ठीक है, कि लड़कियों को जॉब नहीं मिले या लड़कों को नहीं मिले ये जॉब, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद आ गया आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या है, ये आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पुराने ज़मानों में होती थी लेकिन शायद अभी भी है कहीं कहीं जगहों पे कि ये छोटी कास्ट का है, इसके साथ छूना नहीं है। एबोलिशन ऑफ टाइटल सिस्टम। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल सिस्टम इसका आगे भी था थोड़ा। एबोलिशन ऑफ टाइटल सिस्टम एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, मतलब कि किसी ने मिलिट्री में कोई अचीवमेंट हासिल किया उसको टाइटल दे सकते हैं, जैसे कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो भी है लेफ्टिनेंट, तो उसको दे सकते हैं वो टाइटल। या किसी ने MBBS की है तो उसको हम डॉक्टर बोल सकते हैं, PhD की है उसको हम डॉक्टर बोल सकते हैं, लेकिन कास्ट के बेसिस पे नहीं बोल सकते हैं। जैसे टाइटल्स होते हैं ना, छोटी लोअर कास्ट को कुछ बोलते हैं, उससे लो कास्ट है जो उसको कुछ और बोलते हैं, तो वो नहीं बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मतलब आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर कोई वायलेट करता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, छोटे कोर्ट के चक्कर लगाए बिना ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद आ गया राइट टू फ्रीडम। इसमें आर्टिकल 19, एक 19 से 22 तक है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको बोलने का हक है, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का हक है। उसके बाद आ गया आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। इसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई अरेस्ट करता है तो तब आपके भी कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि अरेस्ट वारंट दिखाओ, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है तो वो 24 घंटे से ज़्यादा तक आपको जेल में नहीं रख सकते हैं, उससे पहले उनको आपको कोर्ट में पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, कुछ इससे अलावा भी बहुत कुछ है, तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 2 आर्टिकल, 23 से 24 तक, यहाँ पे लिखा नहीं है, 23 से 24 लिख लीजिएगा। आर्टिकल 23 में क्या है, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, इंसानों पे अत्याचार नहीं कर सकता है कोई भी। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, जैसे फैक्ट्रीज़, माइंस वगैरह जो भी हज़ार्डस एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे काम नहीं करवा सकते हो 14 साल से कम के बच्चों को। उसके बाद आ गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री टू चूज़ एनी प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। इसका मतलब है कि आपको कोई भी जो भी काम आप करना चाहो, कोई भी प्रोफेशन आप अपना सकते हो और किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। जैसे आपने सुना होगा कि वो हिंदू था, हिंदू से मुस्लिम में रिलीजन कन्वर्ट कर दिया उसने,
तो इसकी फ्रीडम है, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, कोई आपको मना नहीं कर सकता। आर्टिकल 26 में आ गया फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब आपके धर्म से रिलेटेड कोई भी जो भी पूजा वगैरह या जो कुछ करते हो आप रिलीजियस प्रोग्राम्स वगैरह, तो उसकी भी छूट है आपको। उसके बाद फ्रीडम हैज़ टू पे टैक्सेस फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इसका मतलब है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स दे सकते हो, पैसे दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो, या जैसे लोग आते हैं ना कि चंदा मांगने, तो चंदा मांगने मतलब मंदिर बनाना है चंदा दे दो, या कुछ अपनी तरफ से डोनेट कर दो। ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं आप, अपनी मर्ज़ी से अगर देना चाहो तो दे सकते हो, ज़बरदस्ती कोई नहीं ले सकता है। उसके बाद आ गया आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। उसके बाद पहले 28 पढ़ लेते हैं, फ्रीडम फ्राम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है कि आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अटेंड करने की फ्रीडम है, करना चाहो नहीं, मतलब मंदिर जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो नहीं जाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को कोई वहाँ पे नहीं जाने दे, चर्च में नहीं जाने दे या गुरुद्वारे में नहीं जाने दे, जाते हैं सब, फ्रीडम है, आज़ादी है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ होती है जिनकी संख्या कम है, जैसे कि क्रिश्चियंस कम है, बुद्धिस्ट कम है, ये हमारे देश में कम है, तो इनके भी कुछ जो भी इनका धर्म के रिलेटेड इनके इंटरेस्ट हैं वो सारे, कोई प्रोग्राम करना चाहें, कुछ करना चाहिए, इनको भी फ्रीडम है पूरी, ठीक है। आर्टिकल 30 में राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं माइनॉरिटीज़ हैं जो, जैसे देखो क्रिश्चियन अपने कोई स्कूल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मुस्लिम हैं जो जैसे मदरसा होते हैं इनके, वो बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने बना सकते हैं, इसका मतलब, ठीक है। आगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स थे ये, आगे कुछ लिखा नहीं है, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, ये 29 एंड 30, इसको अलग हिस्से में डिवाइड करना था हमने, ठीक है। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। तो उसके बाद रिट्स आने थे, वो इसमें लिखे हुए नहीं हैं, चलो वो भी इंपॉर्टेंट थे, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है पार्ट 4, पार्ट 3 में क्या था, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये होता क्या है, ये होता ये है कि जब भी कोई कानून बनाए या कोई चेंज करे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट, तो उसको इन बातों का ध्यान रखना है, ये समझो रूल्स है, जब भी कोई नया कानून बनाना हो ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आ गया आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या है, आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब सबके साथ बराबर इंसाफ होना चाहिए। और फ्री लीगल एड का क्या मतलब है, मतलब फ्री में कानूनी हेल्प, मतलब जैसे अगर आप पे केस हुआ कोई, ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है वकील अरेंज करने के लिए, तो जज ऐसा तो करेगा नहीं कि दूसरे ने वकील हायर किया है तो बोलेगा आपका वकील कहाँ है और सीधा आपको सज़ा सुना देगा, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको लॉयर देती है, ठीक है, वो होती है फ्री लीगल एड, एक एग्जांपल थी ये। उसके बाद आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में सारी डिटेल्स कहाँ दी गई हैं, आर्टिकल 40 में, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ये। आर्टिकल 41 में क्या है, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, काम करने का हक, राइट टू एजुकेशन भी है, पढ़ाई का हक है, ठीक है, याद रखिएगा 41 में। 43 में लिविंग वेज एटस्ट फॉर वर्कर्स, देखिए पहले तो काम करवाया आर्टिकल 41 में, और 43 में वेज तनख्वाह दे दी, ऐसे याद रख सकते हो। आर्टिकल 41 में काम करवाया और आर्टिकल 43 में पेमेंट दे दी, ठीक है। लिविंग वेज होती है कि मतलब एक फ़िक्स वेज, इतनी वेज तो होनी चाहिए लोगों की कि वो अपना गुजारा कर सकें। अब जैसे आज एक लेबर ही है, उसकी 500 600 रुपये जितनी भी चल रही है उसकी, वो फ़िक्स है, आज कोई काम करेगा 300 पे, नहीं करेगा, कोई ज़बरदस्ती उससे काम करवा भी नहीं सकता है, ठीक है। तो लिविंग वेज ये होती है कि उतना पैसा मिलना ही चाहिए जितने से वो अपना गुजारा कर सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है 44 का, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखेगा आप। आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, मतलब देखिए आर्टिकल 21 ए में क्या था, वो पेरेंट्स की ड्यूटी थी कि वो अपने 14 साल से कम के एज के बच्चों को पढ़ाएँ, और यहाँ पर बोला कि स्टेट की भी ड्यूटी है कि वो 14 साल से कम बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दे, ठीक है। आर्टिकल 46 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एस एंड OBCs, अब सबकी एजुकेशन होनी चाहिए। देखिए पहले तो कॉमन बोल दिया ना कि सबकी एजुकेशन, अब है कि जो SC ST जो मतलब माइनॉरिटीज़ हैं हमारी, SC STs माइनॉरिटीज़ तो नहीं कहेंगे इनको, तो जो रिजर्वेशन की कैटेगरीज़ हैं ये SC ST एंड OBC, इनकी एजुकेशन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। 47 में ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है, कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सबको अच्छा खाना पीना एटलीस्ट मिले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका अच्छा हो, उसके बाद इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक की हेल्थ अच्छी रहे, तो ये आप कैसे याद रख सकते हैं 47 और 48। देखिए इन्होंने बोला कि न्यूट्रिशन लेवल बढ़ानी है, तो न्यूट्रिशन किससे मिलेगा आपको, अच्छा एग्रीकल्चर हो और एनिमल हस्बेंड्री हो, ठीक है, उससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। एग्रीकल्चर अच्छा होगा उससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल हस्बेंड्रीज होंगी, गाय वगैरह ये जो है इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। 47 48 का ऐसा आप याद रख सकते हो। 49
प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब है कि जो भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल वगैरह ये होते हैं ना, इनको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल या नेचुरल इंपॉर्टेंस, ठीक है, टेम्पल्स वगैरह, इन सब की हमने क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। उसके बाद आ गया आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, अभी ये पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जुडिशरी अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है, गवर्नमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। उसके प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब है कि अपने देश के अंदर शांति बनाए रखना है और सिक्योर रखना है, अपने देश को सिक्योरिटी बनानी है, ठीक है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है हमारी, ये आपने कमेंट करके बताना है, जहाँ से भी बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है हमारी। आती किस में है, पार्ट 4A में, ये भी पूछा जाता है हर बार। पार्ट 4A में क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में किस में बताया गया, आर्टिकल 52 में। 54 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है वो बताया गया है। 61 में बताया गया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट को अगर पोस्ट से हटाना हो तो कैसे हटाते हैं। 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 72 में पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये बड़ी बार पूछा जाता है, पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 में, ठीक है। क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट कोई भी सज़ा माफ़ करवा सकता है किसी की भी, ये होती है पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। 74 में आया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। एक मंत्रिमंडल बोलते हैं जिसको, मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, वो बनाया होता है कि वो हेल्प करे और एडवाइस दे किसको, प्रेसिडेंट को। वो किस में बताया, 74 में। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा, 75 वाला, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, ये किस में आता है, 75 में। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, 76 और 148 में। 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है इंडिया के, और 148 में ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। 76 अटॉर्नी जनरल, 148 ऑडिटर जनरल, वो तो आगे पढ़ेंगे जब पहुँचेंगे। अभी आर्टिकल 78 में ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ बताया गया, आर्टिकल 78 में, ठीक है। आर्टिकल 78 में ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 में क्या बताया गया है, लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में। 81 मिस है, 81 में आर्टिकल 81 में क्या बताया गया, 81 में बताया गया लोकसभा के बारे में, ठीक है, लोकसभा, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 81 में। 93 में लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल्स क्या होते हैं, अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पूछेंगे आपको कि मनी बिल्स के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 110। 112 में एनुअल फाइनेंशियल बजट, हर साल का जो बजट तैयार होता है वो 112 में। 123 में पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, ये प्रेसिडेंट की कुछ पावर है, वो जॉइंट सिटिंग वगैरह बिठा सकता है लोकसभा और राज्यसभा की, जब भी कोई झगड़ा वगैरह होता है, वो 123 में। 124 आर्टिकल में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैसे बना, ये सारी चीज़ 124 में बताई गई। 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की भी एक हद है कि वो कहाँ तक डिसीजन दे सकता है, किस किस मैटर्स पर डिसीजन दे सकता है, वो 131 में बताई गई है। और 143, वो वाला 143 नहीं जो वाला आप सोच रहे हो, ये 143 आर्टिकल है, आर्टिकल 143, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी डिसीजन के लिए क्या कर सकता है, हेल्प ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की। और 148 बताया था, 76 में ऑडिटर, वो अटॉर्नी जनरल था, 148 में ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। 153 में गवर्नेंस ऑफ स्टेट। मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में आप अच्छा नॉलेज गेन कर पाओ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेनिफिट हो, इसलिए मैं इतना जल्दी पढ़ाता हूँ। 154 में क्या, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, मतलब कुछ पावर्स हैं गवर्नर की जो आर्टिकल 154 में बताया गया है, ये याद रखिएगा। गवर्नर स्टेट्स कहाँ है, 153 में, इंपॉर्टेंट है। और 143 भी इंपॉर्टेंट है, 123 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 161 में क्या, पावर्स ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, कुछ सज़ाएँ माफ़ गवर्नर भी करवा सकता है। उसके 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, जैसे कि प्रेसिडेंट को एड, मतलब प्रेसिडेंट की हेल्प करने के लिए एक मंत्रिमंडल बनाया गया था, वैसे ही गवर्नर की हेल्प करने के लिए भी एक मंत्रिमंडल बनाया गया है, ये 163 में बताया गया है। 213 में पावर्स ऑफ गवर्नर टू प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंसेस, जैसे प्रेसिडेंट की पावर्स थी जॉइंट सिटिंग की, वैसे ही इसकी भी है, किसकी, गवर्नर की, जॉइंट सिटिंग बिठाने की। 214 में क्या, हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स, ठीक है। हाई कोर्ट्स कौन से आर्टिकल में, 214 में। यहाँ से नीचे बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं मैंने, बाकी छोड़ दिए हैं सारे। और आर्टिकल 226 में क्या है, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, कुछ पावर्स हैं हाई कोर्ट की जिसमें वो रिट इशू कर सकता है। उसके ये क्या है, रिट वगैरह क्या है, ये अभी उतना टाइम नहीं है आपको बताने का, ठीक है। और ये उस आपसे पूरा डिटेल में पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि ये यूपीएससी नहीं है, ये एसएससी या कोई स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी में काम आएगा आपके। आर्टिकल 239 में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज़ बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब यूटी का हेड,
ठीक है। यूटी का हेड इमरजेंसी के टाइम पे कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। यूटी का क्या पूरी कंट्रीज़ का ही होता है वो। उसके बाद 243 में क्या बोलेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन टू पंचायत। पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया कब? कौन से आर्टिकल में? 243 आर्टिकल में। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा के बारे में बताया गया। 243 बी में पंचायत के बारे में, पंचायत कैसे बनी उसके बारे में। और 266 में कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड। 266, 67, 68 ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेटेड फंड 266 में, 267 में कंटिजेंसी फंड, 268 में अमेंडमेंट्स होती हैं। जो भी चेंज हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं वो कैसे करते हैं, जो भी जैसे भी करते हैं वो सारा लिखा हुआ है आर्टिकल 268 में। आर्टिकल 280 क्या है? फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 300 ए क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। मैंने बताया था ना कि 7 फंडामेंटल राइट थे, उसमें से एक हट गया फंडामेंटल राइट और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300 ए में। अब सिर्फ हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 323 ए में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया। जो भी इलेक्शन कमीशन कैसे बना वगैरह सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। 338 में कैसे क्या है? नेशनल कमीशन फॉर SC ST। जो SC ST हैं उनके लिए कमीशन बनाया गया जो कि उनके हित में डिसीजंस ले सकें, उनके हित के लिए काम करें। और अगर उनके लिए बनाया गया तो जो बाकी बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिए भी बनाया जाएगा। वो 340 में, 338 में SC ST के लिए, 340 में जो बाकी की बैकवर्ड क्लासेज हैं। 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया 343 में। 345 में हर स्टेट की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है तो वो बताया गया। 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी वो बताया गया। 352 में नेशनल इमरजेंसी। 356 में स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट रूल हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का रूल होता है उस टाइम। हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। 360 में नेशनल इमरजेंसी। ये जो आपको दिख रही हैं यहाँ से 352 से लेके नीचे ये सारी इंपॉर्टेंट है। 360 में नेशनल इमरजेंसी, 361 में डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम पे जब ये एमरजेंसी लगती है, कौन सी? ये आगे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है तो कौन सा आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होता है? तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। तो आई होप मैंने इतनी स्पीड में ये सेशन करवाया है। अगर आपको एक बार में समझना है तो आप 2 बार देख लीजिए, लेकिन अच्छे से समझा लिया। आई होप आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो जाने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस क्वेश्चन से गारंटी, इस जो सेशन हुआ है ये, इस सेशन से आपके पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आएगा, इसकी गारंटी BK की तरफ से। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।